Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, welcome to Chemistry at Fingertips. I am Professor Zahid Mahmood and I am here to review the whole syllabus, revised syllabus of NMD CAT by PMC 2020. बेटा असल में ये पूरा सिलेबस रिकॉल या रिव्यू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि सर हमें काइंडली गाइड करें कि कितना सिलेबस हमने प्रिपेयर करना है और कितने सिलेबस को टच नहीं करना, मतलब क्या टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। बेटा आपने असल में बहुत सफ़र किया, जो इस दफ़ा एमडी कैट के स्टूडेंट एनएमडी कैट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत सारा इसमें एक लंबा ड्यूरेशन था, लॉन्ग ड्यूरेशन थी और उसके साथ साथ फिर कई इसमें ना चेंजेस आती रही, आपको पता है सारा सॉरी, कभी यूएचएस था, कभी पीएमडी से, अब पीएमसी आ गया और फिर सिलेबस भी 2-3 दफ़ा चेंज हुआ, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। कई टॉपिक्स का उनको क्लियर नहीं हो रहा कि सर अगर ये चैप्टर है उसमें से ये टॉपिक करना है और ये नहीं करना, अगर ये टॉपिक करना है तो उसका कितना पोर्शन करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आंसर करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों की फैसिलिटेशन के लिए, सहूलत के लिए पूरा जो सिलेबस है पीएमसी का फॉर एनएमडी कैट 2020 उसको एक दफ़ा रिव्यू करूँगा। बट आपके लिए मैंने ये प्लान किया, ये डिसाइड किया और अब मैं आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करवाऊँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो थारोली लॉन्ग वीडियो देख के वो क्लियर हो जाएंगे। इन केस अगर आपका कन्फ्यूजन क्वेश्चन कोई है फिर भी, तो बेटा नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन होगा, उसमें आप कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है जिनके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनकी अप्रोच नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब इस टाइम पे वो क्या करें, कहाँ जाएं, मतलब कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। क्योंकि मोस्टली आपने जो एनएमडी कैट है या एमडी कैट 2020 है, बट उसको तो आपने कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया मोस्टली बच्चों ने। कुछ जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, घरों से प्रैक्टिस कर रहे थे, खुद से मतलब अपने घर से तैयारी कर रहे थे, वो भी इस टाइम पे तो अब जाहिर है दोबारा थारोली किसी जगह पे सिलेबस आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, टेस्ट ही हो रहे हैं। आप सब बच्चों ने माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्क की है, तो बेटा अब आपने उस हार्ड वर्क को वेस्ट नहीं होने देना। अब आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और चीज़ों को समराइज़ करना है और आपने थोड़ा सा खुद को क्या कहते हैं कि हौसला भी देना है, क्योंकि ये फाइनल फेज़ है। बट आपने जितनी मेहनत की है, जितनी स्ट्रगल किया, अब आपने उसको वेस्ट नहीं होने देना। अब आपने उसको वेस्ट नहीं होने देना। आपने अपनी मेहनत को, स्ट्रगल को जारी रखना है जब तक अपना वो गोल आप अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, तो मेरे बच्चे अपनी मेहनत जारी रखें, साथ दुआएं भी करें, दुआएं लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अच्छी जो है वो कामयाबी इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट ऑफ एनएमडी कैट 2020 देगा। परेशान नहीं होते, हौसला नहीं हारते, वाला हौसला भी कोई हारने की चीज़ है। हाँ, तो बेटा मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, फैसिलिटेट करूँगा इंशाल्लाह। और मैं फाइनल जब तक आपका एनएमडी कैट कंडक्ट नहीं हो जाता मैं आपके साथ हूँ। फर्दर अगर आपको कोई प्रैक्टिस मटेरियल अभी रिक्वायर्ड है, कुछ एमसीक्यूज़ के आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेटा ये आप मेरा पेज केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स फेसबुक पेज, उसको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ मैं असाइनमेंट्स अपलोड करता रहता हूँ, टॉपिक वाइज भी। अभी रिवाइज्ड टॉपिक जो है, रिवाइज्ड सिलेबस जो है, इसकी भी मैंने कुछ असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं, कुछ मज़ीद करूँगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। हाँ जी, मेहनत करनी है पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हमने इंशाल्लाह
अपना गोल अचीव करना है, और अपना गोल अचीव करने के बाद हमने ह्यूमैनिटी को, इंसानियत की खिदमत करनी है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जी। तो चलें बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा आपको एक दफ़ा सिलेबस रिव्यू करता हूँ। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको मैं ज़रा एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि मेरे बच्चे मैक्सिमम गेन कर सकें। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये हम आगे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC नेशनल MD कैट सिलेबस है फॉर 2020। तो इसमें सबसे पहले आप देख लें ये चीज़ डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, और टॉप इसमें सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे कि वेटेज कितना कितना है। बेटा जो बायो है उसके 40% 80 MCQs है, केमिस्ट्री के 30% है और 60 MCQs है, फिज़िक्स में 20% है, 40 MCQs है, इंग्लिश की 10% है वेटेज और 20 MCQs है, टोटल 200 MCQs है। तो हमारा फोकस डेफिनेटली फिर केमिस्ट्री पे होगा, 30% जिसका वेटेज है और 60 MCQs आने हैं। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, 30% क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, बट 50% जो मॉडरेट से ज़रा डिफ़िकल्ट और 20 थोड़े से हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को इंशाल्लाह इनमें से कोई भी ऐसा MCQ नहीं होगा जो हार्ड लगे या टफ़ लगे। इंशाल्लाह आपके लिए तो सभी इजी होंगे। तो आगे चलते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की डिटेल की तरफ। जो बेटा इसमें ये हैं जी आपके टोटल 27 चैप्टर्स थे, बुक 1 बुक 2 को मिला के 11 चैप्टर्स बुक 1 में है, 16 चैप्टर बुक 2 में है, टोटल 27 थे। बट उनमें से जो आपके MD कैट NMD कैट के सिलेबस में शामिल है वो 19 टॉपिक्स हैं। और इसमें ब्रॉडली तो देख लें कि बुक 2 में से चैप्टर 15 जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है टोटली ख़त्म, कुछ नहीं करना। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, कुछ भी नहीं करना। और भी काफ़ी ब्रीफ सिलेबस किया हुआ है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए और इजी हो जाएगा। सिलेबस कंटेंट्स कम कर दिए हैं, बस आपने इन्हीं पॉइंट्स पे अब ज़्यादा फोकस करना है, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना कि थॉरली सारी चीज़ें करते रहें, बड़ा प्रीसाइज होना है आपने। ठीक है, और परेशान बिल्कुल नहीं होते आप तो, माशाल्लाह जीनियस बच्चे हैं। ले बेटा पहला जो टॉपिक है जी, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इसमें आपने इन टॉपिक्स पे, अच्छा अब देखिएगा कि जो PMC का सिलेबस है ना, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं, बड़ी ऐसे ना आप कह लें कि चीज़ें क्लियर नहीं है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको दोनों चीज़ों को सामने रखना है। आपने जो ऊपर सिलेबस कंटेंट्स दिए हुए ये भी, और नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए लर्निंग आउटकम्स के टाइटल में, इन दोनों को देखना है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि सिलेबस कंटेंट्स में ऊपर मेंशन की होती हैं और लर्निंग आउटकम्स में उनका जिक्र नहीं होता, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं मैंने देखा कई टॉपिक्स में कि आपको यहाँ सिलेबस कंटेंट्स में नहीं बताया कुछ भी, लेकिन नीचे लर्निंग आउटकम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपने दोनों चीज़ों को थारोली देख लेना ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। सबसे पहले एटॉमिक मास है जी, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट AMU में मेजर किया जाता है। ठीक है, 1 AMU 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम है, और 1.661 × 10⁻24 ग्राम्स एंड सो ऑन। बट फिर इंपीरिकल और मोलेकुलर फार्मूला के 2 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि इंपीरिकल मोलेकुलर फार्मूला की डिस्क्रिप्शन रिलेटेड पॉइंट्स तो हैं, लेकिन कंबस्टन एनालिसिस शामिल नहीं है। चैप्टर 1 में से कंबस्टन एनालिसिस हमने शामिल नहीं किया इसमें, तो आप उस पर टाइम ना लगाएं। बट इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर, और इनकी बेस पे जो मोल की कैलकुलेशन होती है, स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस के रिएक्टेंट्स के मोल गिवन होते हैं, उससे कंपेयर करके हमने प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करने होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो मोल्स की बेस पे जो कैलकुलेशन है वो शामिल है। सिर्फ इसको मोल और एवोगाड्रो नंबर ना समझिएगा, मैं आगे डिटेल बताता हूँ। बट इसी तरह फिर आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कैलकुलेशंस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको स्टोकियोमेट्री कहते हैं, कुछ लोग इसको स्टिशियोमेट्री भी बोलते हैं, वर्ड स्टोकियो है वैसे।
तो इसमें अजम्पशंस ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपको पता है तीनों 3 अजम्पशंस है। ऑल रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, नो साइड रिएक्शन अकर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर ओबेड। बेटा स्टोकियोमेट्री की डिटेल आ जाएगी, कैलकुलेशन छोटी छोटी आपसे पूछी जाएंगी एमसीक्यूज की फॉर्म में। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट है विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल यील्ड ऑफ फ्रैक्शन, इसकी कैलकुलेशन आएंगी। और यहाँ जस्ट मेंशन किया परसेंटेज यील्ड, जो एक रिएक्शन की एफिशिएंसी की इंडिकेशन होती है। बट परसेंटेज यील्ड एक्चुअली रेशो है एक्चुअल यील्ड विथ थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इट इज़ रेशो ऑफ actual yield and theoretical yield and they are multiplied by 100. efficiency of fraction is estimated by this percentage yield. अब आप देखिएगा लर्निंग आउटकम्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन फॉर यूज एज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। एक के मोल से दूसरे के मोल्स निकालना, या मोल से मैस निकालना, मैस से मोल्स निकालना कंपैरिजन से। फिर आता है जी परफॉर्म स्टोकियोमेट्रिक calculations with balance equation using moles, representative particles, mean, Avogadro number, masses and volume of gases। याद है ना मोलर वॉल्यूम, ऊपर जस्ट मोल का जिक्र किया हुआ था, लेकिन नीचे मोल भी आ गया, मोलर मैस भी आ गया, मोलर वॉल्यूम भी आ गया, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कंपैरिजन होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस की इसमें शामिल है। पर फिर है नोइंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसको कैलकुलेट करना कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेसिव है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट उसका कि इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन होंगी, आपको थ्योरेटिकल यील्ड, आप देखें ऊपर जस्ट लिखा हुआ था परसेंटेज यील्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में थ्योरेटिकल यील्ड भी है, एक्चुअल यील्ड भी है, परसेंटेज यील्ड भी है। कि आपको 2 यील्ड्स गिवन हो तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। आपको एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड दे दी जाए तो आप परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको परसेंटेज यील्ड और एक्चुअल यील्ड बता दी जाए तो आप उसे थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा जो एक्चुअल यील्ड है वो आपको पता है कैलकुलेटेड यील्ड से, थ्योरेटिकल यील्ड से लेसर होती है। उसकी रीज़न वाले पॉइंट्स भी माइंड में रख लीजिएगा। और सम टाइम आपको थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के बराबर क्या क्या वो ये कह देगा, आपको ये कह दिया जाएगा कि आपको एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड बता के ना कहेगा व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन। तो बात वही है, अगर कहे व्हाट विल बी एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन तो पूछा आपसे यही जा रहा है व्हाट विल बी परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला टॉपिक जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, और उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में भी ख़ास तौर पे कैलकुलेशंस हैं ज़्यादा। अब ब्रॉडली देखें तो बेटा चैप्टर 1 में से आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कंबस्टन एनालिसिस, ये टॉपिक शामिल नहीं है। आपने इन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अगला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला पढ़ लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स मीन आपको पता है द स्पेस और रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और जहाँ मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसे नोड कहते हैं या नोडल प्लेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के साथ जहाँ इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो उसे ऑर्बिटल कहते हैं। SP, DF ऑर्बिटल्स डिफरेंट आपने पढ़े हुए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल रूल्स जो इसमें अप्लाई होते हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, N+L रूल है, उनको थारोली देख लीजिएगा। बट फिर है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स, कैथोडेज नहीं करनी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोडेज नहीं करनी, न्यूट्रॉन्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जस्ट एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम पॉजिटिव रेज, एनोड रेज या केनाल रेज का नाम देते हैं, और जिसकी बेस पे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन वर्ड प्रोटॉन आपको पता है रदरफोर्ड ने यूज़ किया था। बट इसकी प्रॉपर्टीज़ बुक में गिवन है कि दे कैन पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड हैंस कॉल्ड कैनाल रेज, दे कैन फॉर्म स्पॉट्स एट द जिंक सल्फाइड डिटेक्टर, जो इसके सामने डिटेक्टर या प्लेट यूज़ की गई थी। फिर आ जाते हैं जी क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर वैसे तो सिलेबस में 4 है, लेकिन हमने 3 करने हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज़ हुए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट फिर आ जाती हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, स्पेशली फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स। S स्फेरिकल होता है, P डम्बल शेप होता है, और जो D है वो डबल डम्बल शेप होता है। आपसे पूछा जाएगा D का कौन सा ऑर्बिटल है जो डबल डम्बल नहीं होगा? जी बेटा, जी बिल्कुल सही सोचा आपने, दैट इज़ DZ²। DZ² ऑर्बिटल है D ऑर्बिटल जो डबल डम्बल नहीं होता, इज़ अ डम्बल विद अ कॉलर, स्फेरिकल कॉलर उसके साथ अटैच होता है।
लर्निंग आउटकम्स में देखेंगे तो थोड़ी और डिटेल समझ आ जाएगी। बट इसमें डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन यानी एनोड रेज है। फोटान देखिए ऊपर नहीं मेंशन किया कहीं भी कि फोटान का भी जिक्र करो, ये है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ऊपर कहीं नहीं लिखा सिलेबस में। बट ये आपने फोटान की एनर्जी को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस किया था। आपने कहा था पैकेट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम एंड अ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और आपने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जब वो एक्साइट होता है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, डी एक्साइट होता है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज़ करता है, तो उसकी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी और रिलीज्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तीनों फॉर्म्स याद कर लीजिएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू भी है, फिर ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है, और एक ई इज इक्वल टू एच सी वी बार होते हैं। ठीक है बेटा। जी बेटा, डिफाइन फोटॉन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन, जैसे मैं बता रहा था ही आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस किया था। बेटा फिर है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, वही बात, ऑर्बिटल्स की डिफरेंट टाइप्स, एस पी डी एफ, उनकी शेप्स और उनके साथ रिलेटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एस के लिए एल वैल्यू 0, पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वैल्यू 1 और डी सबशेल के साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होती है। फिर डिस्टिंग्विश अमंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एनर्जी सब लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिट। थोड़ी सी वर्डिंग उसने चेंज की है, अदरवाइज आपने पढ़ा हुआ सब कुछ। बेटा जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है ना, इसको शेल या ऑर्बिट कहा जाता है। एनर्जी सब लेवल्स को सब शेल्स कहा जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको पता ही है। फिर कहता है जी डिस्क्राइब जनरल शेप्स ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स, इनकी शेप्स बतानी है। डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी, ये बात है जो ऊपर मेंशन ही नहीं कहीं की। हाइड्रोजन को क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। अब असल में ना आपने इसमें दो बातें डिस्कस कर लेनी है बेटा। एक तो आपने इसमें हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है ना 5 सीरीज़ है वो बता देनी है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि लाइक बोहर एटॉमिक मॉडल प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे हाइड्रोजन है, ये ऐसे आयन्स हैं जो लाइक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अप्लाई होता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी और बोहर एटॉमिक मॉडल भी। तो कहता है क्वांटम थ्योरी से आप हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करें तो वो कहता है कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड एनर्जी लेवल नो एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। जब वो एक्साइट करता है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है, जब वापस डी एक्साइट होगा और ड्यूरिंग दैट डी एक्साइटेशन उसने जो एनर्जी रिलीज़ करनी है स्पेक्ट्रम में वो 5 रीजन्स में 5 सीरीज़ में आनी है। जैसे लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पेस्टन, ब्रैकेट फंड सीरीज़ है। ठीक है जी। बट फिर ये रूल्स आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे आपको पता है कि क्रोमियम और कॉपर स्पेशली जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जिक्र करना है। क्रोमियम में 4s2 3d4 नहीं 4s1 3d5 होता है, क्योंकि डी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन के जाने से क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल होता है। एनी सब शेल स्टेबल व्हेन इट्स कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड। उसी तरह कॉपर जो है उसमें 4s2 3d9 नहीं लिखना बेटा, कॉपर में 4s1 3d10 हम लिखते हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन के आने से डी सब शेल कंप्लीट होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। तो ये बात होगी जी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बट अब आप इसमें देखें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू वाला पोर्शन कैथोड रेज न्यूट्रॉन नहीं करना, मोज़ले लॉ है, एक्स रेज हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल है, रेडियस एनर्जी डेरिवेशन है, ये नहीं करनी। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। उसके बाद आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ नहीं करना। क्वांटम नंबर्स में से स्पेसिफाई कर दिए 3 करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रूल्स को आपने देख लेना अच्छी तरह। बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं गैसेस पे। गैसेस हमारी बुक में वैसे चैप्टर 3 था, स्टेट्स ऑफ मैटर है जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, स्पेशली इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट का जिक्र कर दीजिएगा कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपेंड बिकॉज इज कूलिंग। और वो कूलिंग क्यों होती थी? बिकॉज मॉलिक्यूल्स कंज्यूम देयर काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड करने से एनर्जी कूलिंग प्रोड्यूस होती है। जूल थॉमसन इफेक्ट उसे कहते हैं। गैस लॉस स्पेशली कौन से? बेटा बॉयल्स लॉ है, जिसको आइसोथर्मिक कंडीशन पे अप्लाई करते हैं कि वॉल्यूम और अप्लाइड प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। चार्ल्स लॉ आइसोबैरिक कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ गैस का डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, बेटा इनके ग्राफ्स भी शामिल हैं, इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी इसमें शामिल होती है। मैथमेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन।
ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चार्ल्स लॉ का ग्राफ एब्सोल्यूट ज़ीरो है। फिर जनरल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन में 3 लॉज यूज़ हुए हैं, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ और एक एवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों को तो आपने अच्छी तरह ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट आगे जो ग्राहम्स लॉ है या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो नहीं करने। क्रिटिकल फिनोमिना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, लिंड्स मेथड वो नहीं करने। KMT है, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज, इसको मैं एब्रीवेट KMT कर रहा हूँ। बट इसके पास्टुलेट्स आपने 8 पास्टुलेट्स हैं, सारे अच्छी तरह याद कर लेने। MCQs क्या पूछे जा सकते हैं, बट इसमें पूछा जा सकता है कि KMT का कौन सा पास्टुलेट है जो बॉयल्स लॉ को जस्टिफाई करता है। तो ये पास्टुलेट नंबर 4 है, जिसके अकॉर्डिंग गैस मॉलिक्यूल आर वाइडली सेपरेटेड, देयर लार्ज गैप्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड दीज गैस मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर एंड गैस कैन बी कंप्रेस्ड। यानी बाय अप्लाइंग प्रेशर गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। ये बॉयल्स लॉ है, पास्टुलेट नंबर 4। यूँ पूछा जा सकता है कि KMT का कौन सा पास्टुलेट चार्ल्स लॉ को जस्टिफाई कर सकता है, तो हम कहेंगे पास्टुलेट नंबर 8, जो ये कहता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके कोलिजन्स बढ़ेंगे, गैस का इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस एक्सपैंड करना चाहेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ा। ये चार्ल्स लॉ है अकॉर्डिंग टू 8th पास्टुलेट। बट फिर आपसे कॉमनली ये पूछा जा सकता है कि कौन से 2 पास्टुलेट्स हैं जो फॉल्टी हैं। KMT के 2 फॉल्टी पास्टुलेट, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 आपको बहुत अच्छी तरह याद है कि देयर इज़ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स एंड एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल और वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर आता है जी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमने जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है कि टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट ये प्रूव आपकी बुक में बड़ा प्रॉपरली किया हुआ है। ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको बुक से ही शो कर देता हूँ। ये है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार, जिससे हमने टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन प्रूव करना था। सारी डेरिवेशन करते करते फाइनली हम आ जाएंगे इस पे कि EK इज इक्वल टू 3R/2NaT। बेटा इसमें जो R है जनरल गैस कांस्टेंट फैक्टर है, जो नीचे Na लिखा है एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है। तो अगर ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो 3R/2Na, तो इसका मतलब है EK इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। बट इस कंक्लूजन की बेस पे 4 क्वेश्चंस। नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है हाउ विल यू डिफाइन टेम्परेचर। तो हम कहेंगे हाउ विल यू डिफाइन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। किन के लिए? गैसेस और लिक्विड के लिए। फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट फिर आपसे पूछा था व्हाट इज़ हीट, हीट क्या है? हम कहते हैं हीट इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी, हीट इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। गैसेस के लिए टेम्परेचर की डेफिनेशन वो बदल गई। बट गैसेस में ये तो सॉलिड्स के लिए, गैसेस और लिक्विड्स में ये कह रहे थे ना कि दे टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में नहीं कह सकते, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल तो ट्रांसलेट करते ही नहीं है, वो तो शिफ्ट ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो सॉलिड्स में क्या कहते हैं? टेम्परेचर इज़ मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में टेम्परेचर इज़ मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। 4th MCQ जो आपसे पूछा जा सकता है बेटा वो है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो हम कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी? एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 0 केल्विन पे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एट दिस टेम्परेचर मोलेकुलर मोशन इज सीज्ड, मॉलिक्यूल रुक जाते हैं, मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स रुक जाती हैं। सो इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच मोलेकुलर मोशन इज सीज्ड। तो बेटा ये था वो टॉपिक जिसको हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का नाम दिया। ठीक है जी। फिर आइडियल गैस इक्वेशन में अभी मैं बता रहा था कि 3 गैस लॉज यूज़ किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। इसीलिए इसकी जो फॉर्म आती है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, उसे कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। 3 गैस लॉज को कंबाइन करके बनी थी। PV इज इक्वल टू NRT इसकी कॉमन फॉर्म है और P1V1/T1, P2V2/T2 इसकी कैलकुलेशन वाली फॉर्म है। लर्निंग आउटकम्स क्या है? बट इसमें हमें
पास्टुलेट्स ऑफ KMT डिटेल बता दी आपको। फिर है मोशन ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू KMT, वही बात दोबारा कर रहे हैं कि गैस इज़ composed of large number of tiny particles composed of tiny particles known as molecule. These molecules are always in the state of random motion. During their random motion they collide with each other with the walls of container, and pressure exerted is due to the bombardment of gas molecule to the walls of container. ये उनकी मूवमेंट से रिलेटेड बातें हैं। अच्छा जी, उसके आगे है जी स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक है STP 0 degree centigrade या 273 Kelvin and 1 atm pressure is called STP. Describe the effect of change in pressure on the volume of gas, Boyle's law है। Describe the effect of change in temperature on the volume of gas, Charles law है। दोनों बात, इनकी स्टेटमेंट भी, मैथमेटिकल फॉर्म भी और ग्राफिकल फॉर्म भी। एक्सप्लेन, ये देखें आगे एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो गिविंग इट्स वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। बड़ा ये एब्सोल्यूट जीरो चार्ल्स लॉ के ही साथ रिलेटेड है और उसी की ग्राफिकल फॉर्म से एक्सप्लेन भी हो जाता है। फिर कहते हैं ड्राइव आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स एवोगाड्रोस लॉ। यस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर। आइडियल गैस कांस्टेंट आर के डिफरेंट यूनिट्स, आर के कई यूनिट्स हैं और आपको पता है आर फिजिकली है क्या। आइडियल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट आर है, इसका मीनिंग क्या है? उसका नाम नहीं मैं पूछ रहा कि आर क्या, आप कहेंगे जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। बट मैं कहता हूँ जैसे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R क्या है, तो आपको कहना चाहिए R इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। R जनरल गैस कांस्टेंट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, उसके ऐसे यूनिट देख लें। बट आर का ऐसे यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। तो मतलब क्या था, एनर्जी फॉर 1 मोल टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। इसे कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। आपने सारी वैल्यू, सारे यूनिट्स याद रख लेने। फिर कहते हैं जी डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, कई बच्चों की कन्फ्यूजन थी कि सर इसमें क्या करना है। बट इसमें दो चीज़ें रखनी। एक तो आपने आइडियल और रियल गैस का जो डिफरेंस है आपको पता है कि आइडियल गैस इज दैट विच ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर विच कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1, एंड आइडियल गैस इज दैट इन विच देर इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। और रियल इसके अपोजिट होगी। बट सबसे पहला पॉइंट इसमें आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला PV इज इक्वल टू NRT, आपकी बुक में टॉपिक है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, वो देख लेना। और दूसरा काजेज फ्रॉम डेविएशन, कि क्यों आइडियल गैसेस रियल हो जाती हैं या नॉन आइडियल हो जाती हैं। वो आपको तो दो कंडीशन थी, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, बिकॉज ऑफ 2 फॉल्टी पास्टुलेट्स ऑफ KMT कि एक्चुअल वॉल्यूम निग्लिजिबल स्मॉल होता है और नो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला। तो ये काजेज हैं। अब इसमें आपने वैन डर वाल इक्वेशन पे नहीं चले जाना, उसकी डेरिवेशन, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन नहीं करना। सिर्फ वैन डर वाल इक्वेशन की एक फॉर्म कि P + AN² ओवर V² इंटू V - NB इज़ इक्वल टू NRT, जो वैन डर वाल इक्वेशन की मैथमेटिकल फाइनल फॉर्म है, वो याद कर लेनी है। बट उसके बाद फिर आपने दो यूनिट्स A और B के, A अट्रैक्शन कांस्टेंट है जिसकी वजह से गैसेस में डेविएशन आती है, और B कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो गैस मालिक्यूल के साइज़ पर डिपेंड करता है। लार्जर साइज़ मालिक्यूल का B फैक्टर लार्जर होगा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज आने से वो गैस नॉन आइडियल हो जाती है, रियल हो जाती है। जितना गैस मालिक्यूल स्मॉल साइज़ के होंगे और जितनी उसमें नॉन पोलर और लेस अट्रैक्शन होगी उतना बिहेवियर आइडियल होगा। ठीक है, 3 बातें बता दी। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला, काजेज फ्रॉम डेविएशन, और वैन डर वाल इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म और उसके 2 यूनिट्स, अट्रैक्शन कांस्टेंट A और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B ओनली। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया जी हमारा टॉपिक गैसेस। अब इसमें आप देखें कि गैसेस में बहुत ब्रीफ कर दिया हुआ है, इसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे इधर उधर नहीं घूमना, प्लाज्मा नहीं करना, इसमें आपने डाल्टन्स लॉ नहीं करने, इसमें आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, जितना बताया है, जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह 100% आपका पेपर अटैम्प्ट होगा इंशाल्लाह। जी बेटा, ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो सिलेबस है उसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स जो हम डिस्कस करवा दिए, बट जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसियस स्टेट के बारे में बताया। तो जैसे अभी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, इसी तरह थारोली पूरे सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 टॉपिक्स डिस्कस होंगे।
तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। ठीक है बच्चों, खुश रहें, परेशान नहीं होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।